Come today we will discuss gender development theories. Um, in gender development theories, we have four gender theories. First one is Kohler-Berg gender development theory. Second one is psychodynamic theory. Third one is social learning theory, and the fourth one is Nancy object relation theory. The second name of Nancy object relation theory is a dependency theory. First, we will discuss Kohler-Berg gender development theory. कोहलरबर्ग वॉज अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट. इन्होंने दो थीरीज़ दी हैं. एक दी है थीरी ऑफ कोहलरबर्ग थीरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, और उसकी कोहलरबर्ग की जो सेकंड थीरी है उसका नाम है कोहलरबर्ग थीरी ऑफ जेंडर डेवलपमेंट. वी विल डिस्कस थीरी ऑफ जेंडर डेवलपमेंट. इसने जो थीरी दी है इसने इस थीरी को 3 स्टेजेस पे डिवाइड किया है. इस थीरी में ये बताना चाहता है कि किस तरह एक बच्चा किस तरह उसको अपने जेंडर का पता चलता है. तो 6 या 7 ईयर तक उसको पता चल जाता है कि उसका जेंडर कौन सा है, मगर उससे पहले जो बच्चा होता है वो 3 स्टेजेस से गुज़रता है. फर्स्ट स्टेज इज़ जेंडर आइडेंटिटी, जो कि होती है 2 साल से लेकर 3 साल तक. एंड द सेकेंड स्टेज इज़ gender stability 3 to 4 years, and the last stage is gender constancy stage. First we will discuss gender identity stage. में क्या होता है कि भाई at this stage children can label their own and other gender based on external appearances. इसका मतलब होता है कि इसका मतलब ये है कि भाई बच्चा जो है अपना जेंडर को भी लेबल कर सकता है और दूसरों के जेंडर को भी लेबल कर सकता है, मगर किस बेस पे? एक्सटर्नल अपीयरेंसेस की बेस पे. कि जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लड़की है, अगर वो फुटबॉल खेल रही है और उसने ड्रेसिंग लड़कों वाली की हुई है, तो वो बच्चा क्या समझेगा? कि बच्चा समझेगा कि ये लड़का है. क्यों? क्योंकि वो किस पे रिलाई कर रहा है? एक्सटर्नल अपीयरेंसेस पे रिलाई कर रहा है. उसके सामने जिस तरह जेंडर नज़र आएगा, अगर लड़का है, अगर वो बारबी डॉल्स के साथ खेल रहा है, तो वो उसके जेंडर को मेल नहीं कहेगा बल्कि फ़ीमेल कहेगा. क्यों? क्योंकि उसका किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? एक्सटर्नल अपीयरेंसेस पे वो डिपेंड कर रहा है. At this stage, they do not understand that gender is fixed across time and situation. इस स्टेज 1 में उस बच्चे को अभी तक समझ नहीं आती कि जो जेंडर है वो क्या है, वो फिक्स है. ठीक है, चाहे जैसा भी टाइम है, जैसी भी सिचुएशन है, चाहे अगर लड़की है, अगर वो फुटबॉल खेल रही है या उसने लड़कों वाली ड्रेसिंग की हुई है, चाहे जो कुछ भी हो, मगर उसका जेंडर जो है वो फिक्स ही रहेगा अक्रॉस टाइम एंड सिचुएशन. सेकेंड स्टेज इज़ जेंडर स्टेबिलिटी, और इसकी ड्यूरेशन है 3 to 4 years. एट दिस स्टेज चिल्ड्रन अंडरस्टैंड दैट देयर ओन जेंडर इज़ फिक्स अक्रॉस टाइम एंड सिचुएशन बट नॉट अदर्स. अच्छा, स्टेज 1 में क्या था कि वो अपने जेंडर को और दूसरों के जेंडर को भी किस तरह जज कर रहा था? एक्सटर्नल अपीयरेंसेस की बेस पे. अब स्टेज 2 में क्या होगा कि उसको अपने जेंडर का पता चल जाएगा कि बेशक मैं जितने भी जैसी भी ड्रेसिंग करूं, जो कोई भी गेम खेलूं, मेरी जेंडर क्या होगा, मेरा जेंडर क्या होगा, वो फिक्स ही रहेगा अक्रॉस टाइम एंड सिचुएशन. उसको अपने जेंडर के बारे में पता चल गया है, मगर इस स्टेज में उसको अपने बारे में पता चल गया है, मगर औरों के बारे में नहीं पता चल रहा. वो औरों को कैसे जज कर रहा है? अभी भी वो एक्सटर्नल अपीयरेंसेस पे ही जज कर रहा है. They do not understand that other gender is also fixed. उसको अभी तक ये बात समझ नहीं आएगी कि भाई जिस तरह उसको पता चल गया है कि मेरा जेंडर फिक्स है, इसी तरह औरों का जेंडर भी फिक्स ही है. And third stage is gender constancy stage, जो कि एज 6 में होती है. और इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चे को अपने जेंडर के बारे में पता चल जाता है और दूसरों के जेंडर के बारे में भी पता चल जाता है. उसको पता चल जाता है कि इट डजेंट मैटर कि एक्सटर्नल अपीयरेंसेस चेंज होती हैं या नहीं होती, उनका जो जेंडर है और उसका अपना जो जेंडर है वो फिक्स ही रहेगा. At this stage, children now understand that gender is fixed across time and situation despite external appearances changes. For example, a female who has short hair is still a female, not a male. And second example is a boy, still a boy if he plays with Barbie dolls.
तो फीमेल है, अगर उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंसेस ऐसी है कि उसके शॉर्ट हेयर हैं और क्रिकेट खेल रही है, तो चाहे एक्सटर्नल अपीयरेंसेस जैसी भी हैं वो फीमेल ही रहेगी, वो मेल नहीं बनेगी। सेकंड एग्जांपल है कि जो बॉय है वो उसका जेंडर बॉय ही रहेगा, मेल ही रहेगा, चाहे वो बारबी डॉल्स के साथ खेलता है या नहीं खेलता। सेकंड थ्योरी इज़ साइकोडायनामिक थ्योरी। ये जो साइकोडायनामिक थ्योरी दी थी वो दी थी सिगमंड फ्रॉइड ने। ये भी एक साइकोलॉजिस्ट हैं, इसने जो थ्योरी दी है उसका नाम साइको एनालिसिस है। इस थ्योरी में उसने कहा क्या है, उसने ये कहा है कि भाई कि ज़िंदगी के जो पहले जो 5 साल होते हैं वो हमारी पर्सनालिटी को और हमारे जेंडर को शेप करते हैं। सो रोल ऑफ फैमिली पर्टिकुलरली मदर शेप जेंडर आइडेंटिटी। अच्छा, पहले 5 सालों में जो माँ है वो जिस तरह बच्चे की तरबियत करेगी उसी तरह ही उसका जेंडर बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लड़का है और उसकी तरबियत ऐसी बहुत ज़्यादा उसको ओवर प्रोटेक्टिव रखा जा रहा है और बहुत ज़्यादा उसकी केयरिंग की जा रही है, उसको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा, तो उसकी पर्सनैलिटी और उसका जेंडर कैसा बनेगा कि उसको हमेशा बाहर जाने से भी डर लगेगा। थर्ड थ्योरी इज़ सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी दी है एल्बर्ट बंडूरा ने, ही वाज आल्सो अ साइकोलॉजिस्ट। Social learning theory proposed by Albert Bandura emphasized the importance of observing, modeling and imitating the behaviors, attitude and emotional reaction of others। अच्छा, इसमें जो अल्बर्ट बंडूरा है वो क्या कह रहा है कि भी जो बच्चा होता है वो किस चीज़ से सीखता है, ऑब्जर्वेशंस से ज़रिए सीखता है और इन्वायरमेंट के से सीखता है। जिस तरह की बच्चे को इन्वायरमेंट मिलेगी उसी तरह की बच्चे की पर्सनैलिटी बनेगी, ठीक है। Behavior is learned from the environment through the process of observational learning। ये अल्बर्ट बंडूरा ये कह रहे हैं कि भाई जिस तरह इन्वायरमेंट होगी उसी तरीके से इंसान की पर्सनैलिटी और उसका जेंडर बनेगा। इसकी जो सोशल लर्निंग थ्योरी है इसका जो सेकंड नेम है वो है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। इसमें क्या था कि इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट। और उस बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि भाई कुछ प्री स्कूल के बच्चे थे और उनके सामने एक बहुत बड़ी सी डॉल रख दी गई थी, उस डॉल का नाम था बोबो डॉल। तो कुछ रिसर्चर्स एंड कुछ साइकोलॉजिस्ट ने उन बच्चों के सामने उस डॉल को मारना शुरू कर दिया था। तो जब वो रिसर्चर साइकोलॉजिस्ट रूम्स के बाहर चले गए तो प्री स्कूल वाले बच्चे जो थे वो सब कुछ देख रहे थे, ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि किस तरह जो साइकोलॉजिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं वो बोबोडॉल को मार रहे हैं। जब वो चले जाते हैं तो फिर प्री स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी उसी तरीके से ही बोबोडॉल को मारना शुरू कर देते हैं। तो अल्बर्ट बंडूरा का क्या कहना है, ये कहना है कि जो बच्चे हैं वो किससे सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं और इन्वायरमेंट से ही सीखते हैं। जिस तरह की इन्वायरमेंट दी जाएगी बच्चों को उसी तरह की उनकी पर्सनैलिटी बनेगी। And the last theory is Nancy object relation theory, or you can say dependency theories। Nancy object relation theory stress the importance of family। ये कहती है कि भाई बच्चे की जो पर्सनालिटी है, जो जेंडर है, वो ज़्यादा किस पे ये डिपेंड करता है, ये फैमिली पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह बच्चे की पर्सनालिटी को बनाएंगे, ठीक है। पर्टिकुलरली मदर। सो मदर इन्फेंट रिलेशन डिटरमाइन द फॉर्मेशन ऑफ हिज और हर पर्सनालिटी। और ये कहते हैं कि जिस तरह मदर और इन्फेंट का, जिस तरह मदर और बच्चे का, मदर और चाइल्ड का आपस में रिलेशन होगा उसी तरीके की ही बच्चे की पर्सनालिटी बनेगी। चिल्ड्रन रिसीव reinforcement और punishment if they engage in culturally appropriate behavior। इसमें क्या है कि भी बच्चे को रीइंफोर्स किया जाता है या पनिश किया जाता है अगर वो कल्चरली अप्रोप्रिएट बिहेवियर शो करते हैं। थैंक यू।